So, hi everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. So, as we have discussed in the last class, that in today's session we are going to discuss the anti-defection law. Now, what are the basic provisions of anti-defection law? Why this law was enacted? What is the meaning of defection actually? All these things will be discussed today in this session. So, let's begin with the session, guys, without any delay. And let's first try to understand that what is the meaning of defection. सी पॉलिटिकल डिफेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है. सो डिफेक्शन का मतलब होता है दैट when one legislator whether it is an MP or an MLA, whether it is a member of parliament or a member of state legislative assembly, leaves one party for another party, then this phenomenon is known as what? Defection. So there is a very simple definition of defection. Defection को समझना बहुत आसान है. जब एक MP या फिर एक MLA एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं. हमारे आसपास हमने देखा है, अगर आप 2014 के बाद से पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट जागा है तो आपने देखा ही होगा. बट मैं ये नहीं कहूंगा 2014 के बाद से हो रहा है, बहुत पहले से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से प्रोसेस चल रहा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में डिफेक्शन का. सो अगर आपकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जागी है थोड़ी बहुत 2014 के बाद, क्योंकि इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पॉलिटिकल इंटरेस्ट जगाने का लोगों के अंदर, तो आपने देखा होगा अपने आसपास की कितने सारे डिफेक्शन के प्रोसेसेस चल रहे हैं. गोवा में हमने देखा 15 कांग्रेस के एमएलए में से 10 एमएलए बीजेपी चले गए. मध्य प्रदेश में हमने देखा, सिक्किम में देखा, इनफैक्ट कुछ डिफेक्शन हरियाणा में भी हुआ था अभी. तो हमारे आसपास ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में चलता ही रहता है, आजादी के बाद से आज तक चल रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर दिस डिफेक्शन? द बेसिक रीजन व्हाट आई बिलीव इज पावर की भूख और पैसे की अवेलेबिलिटी. पावर की भूख अगर आपके अंदर है तो आप डिफेक्शन करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. या पैसा अगर आपको चाहिए तो फिर आप डिफेक्शन करोगे. ये दो सबसे बड़े रीजन होते हैं फॉर दिस डिफेक्शन. एक एमएलए या एक एमपी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ऑफ कोर्स वो तभी जाएगा जब उसको पिछली वाली पार्टी से ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे, कोई बड़ा पोस्ट मिलेगा या कोई मिनिस्ट्री मिलेगी, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारा पैसा मिलेगा. ऑलराइट. सो ये डिफेक्शन का प्रोसेस आई होप आप लोगों को क्लियर है. नाउ हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में 1967 में एक टर्म बहुत ही ज्यादा इनफेमस हुई थी, जो टर्म है आया राम गया राम. ये आया राम गया राम क्यों फेमस हुआ था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. देयर वाज एन independently elected MLA in Haryana Legislative Assembly. The name was Mr. Gayalal. गयालाल नाम के एक इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड एमएलए थे हरियाणा के. तो जब ये इलेक्ट हुए इंडिपेंडेंटली, इन्होंने इलेक्ट होते ही आईएनसी ज्वाइन कर ली. ठीक है, दैट इज ओके, इसमें यहां तक कोई इशू नहीं था. बट इसके बाद विद इन 14 डेज इन्होंने 3 बार पार्टी चेंज करी. आईएनसी से छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, फिर उस दूसरी पार्टी से आईएनसी में आए, फिर आईएनसी छोड़ के उस दूसरी पार्टी में गए, फिर आईएनसी में आए. तो 3 बार इन्होंने डिफेक्शन किया आफ्टर इन दीज 14 डेज. एंड वहीं से ये टर्म फेमस हुआ था, आया राम गया राम की राजनीति हमारे देश में चल रही है. एंड इवन आफ्टर 1967 ये जो चीजें थी ये कंटिन्यू रही. एंड टू कंट्रोल दिस डिफेक्शन 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके एंटी डिफेक्शन लॉ को पास कराया गया. ऑलराइट. बट ऑल्दो कि क्या ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इसकी बात हम आगे करेंगे. सो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, या फिर जिसको हम सीधा सीधा एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, दिस वाज इनैक्टेड in the year 1985 to curb these defection processes which were going on in the Indian political system. Now this act, this anti-defection law provided for disqualification of legislators on the ground of defection from one party to another. एक मेंबर, एक लेजिस्लेटर, चाहे वो एमपी है या एमएलए है, एक पार्टी छोड़ के अगर दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी उस हाउस की मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाएगा. दैट पर्सन, दैट लेजिस्लेटर वुड बी डिस्क्वालिफाइड. नाउ दिस एक्ट इंसर्टेड 10th schedule in the Constitution of India and 4 articles were amended. Which are these articles? 101, 102, 190 and 191. 102, 101, 190, 191. Now, what amendments were done in these articles? That is not important for the exam, but just remember
the number of these 4 articles which were amended through 52nd Amendment Act of 1985. All right. Now let's move ahead to the basic provisions in the 10th schedule. क्या क्या provisions हैं 10th schedule में, अब हम उसकी बात कर लेते हैं. See, first of all, there are certain grounds of disqualification on the basis of defection. क्या क्या grounds हैं कि कोई भी person disqualify होगा on the basis of defection. So these grounds of disqualification are divided into 3 parts. Number 1 is for a member of political party. Grounds of disqualification for a member of political party. So a member of political party who is elected to any house will be disqualified if he voluntarily gives up membership of political party from which he is elected, which means there is no pressure on that person, on that legislator कि आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ जाओ. कोई प्रेशर नहीं है, उसने वॉलंटरीली अगर अपनी मेंबरशिप को छोड़ा है then that person would be disqualified. For example, let's say कि कोई person A है and this A person is elected on the Congress ticket. ठीक है, कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा पहुंच गए, but after getting elected, if this person A joins BJP, then this person would be disqualified from the house. All right. Now, दूसरा, if he votes or abstains from voting in the house against the directions of political party to which he belongs. अब आ जाओ पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था whip. Whip में हमने पढ़ा था there are 3 types of whip, 1 line whip, 2 line whip and 3 line whip. And in the 3 line whip हमने ये डिस्कस किया था that जो पॉलिटिकल पार्टी जो whip जारी कर रही है अपने मेंबर्स को, तो मेंबर्स को जो पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग वोट करना होता है. किसी भी मैटर में अगर मान लो कि पार्टी कह रही है कि आपको इस मैटर में फॉर में वोट करना है या अगेंस्ट में वोट करना है, तो मेंबर्स को करना होता है. बट अगर वो पार्टी लाइन फॉलो नहीं करते हैं, if any member votes or abstains from voting in the house against the direction of political party, which means against the direction of 3 line whip, then that person, that member would be disqualified from the house. All right. So this is with respect to a member of political party. Now you all must be aware of this fact that there are certain independent members elected in the house. कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी के नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते, तो उनके लिए भी डिफेक्शन का है. एनी इंडिपेंडेंट मेंबर, कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर अगर इलेक्ट होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे. तो अभी आप सबने देखा होगा कुछ टाइम पहले कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और ये बात उठी थी. उनके साथ के एक थे, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, दैट पर्सन इज एन इंडिपेंडेंट एमएलए इन द गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली. मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत ही फेमस है वो, कन्हैया कुमार के साथ के ही हैं. तो सबने ये सवाल पूछा था कि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन करी, उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन करी? क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते तो उनकी मेंबरशिप जो थी वो हाउस की चली जाती, बिकॉज ही वाज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली. बट सो एज पर दी एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते तो उनकी मेंबरशिप चली जाती है. दैट्स व्हाई ही डिडंट जॉइन द कांग्रेस पार्टी. नाम मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहा है, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा. Now the third ground of disqualification is for the nominated members. So any nominated member. So as you all know, there are certain number of nominated members in Rajya Sabha and in state legislative assemblies also. Now आप सबको पता होगा लोकसभा में there are no nominated members now because जो पहले 2 एंग्लो इंडियंस की नॉमिनेशन होती थी वो 2019 में वो खत्म कर दी गई है. So if the nominated legislator joins any political party after the completion of 6 months from his date of joining the house, which means that a nominated member can join any political party within 6 months of getting elected. अगर 6 महीने के अंदर वो कोई political party join कर लेते हैं, then that person, that nominated member will not be disqualified on the grounds of defection. Alright, तो 6 महीने के अंदर वो political party join कर सकता है. Alright. So these are the 3 grounds of disqualification, guys. I hope this is clear. Now there are 2 exceptions to this disqualification as per the 10th schedule of the Constitution of India. और इसमें जो पहला वाला है merger of parties, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज करती आई हैं. Now merger of parties का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है तो ये वाली जो मर्ज होने वाली पार्टी है इसके मेंबर्स डिस्क्वालीफाइड नहीं माने जाएंगे. Let's say there is a party A and there is a party B. अगर पार्टी A के elected members after getting elected वो B में जाके मर्ज हो जाते हैं, ये पूरी की पूरी पार्टी मर्ज हो जाती है, तो in that case
जो इस ए के मेंबर्स होंगे वो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे। बट यहाँ पे कंडीशन है 2/3 members of the party should be agreed to such member. Now remember 2/3 members of the party का मतलब यहाँ पे ये है 2/3 elected members of that party in that house. मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लेते हैं। चलो गोवा का एग्जाम्पल ले लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गोवा में क्या हुआ था, 15 एमएलए इलेक्ट हुए थे, कहां से, कांग्रेस से, ठीक है। 40 सीटें हैं गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 15 एमएलए कांग्रेस से इलेक्ट हुए थे, ऑलराइट। इसमें से 10 ने क्या करा था, बीजेपी जाके ज्वाइन कर ली थी। 10 एमएलए ने क्या करा, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था जाके। तो क्या यहाँ पे डिफेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? तो मैं बताता हूं, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इन्होंने बोला, इन 10 एमएलए ने बोला कि साहब हम अपनी पार्टी को मर्ज करा रहे हैं बीजेपी में। तो क्या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मर्ज हो गई बीजेपी में जाके? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये 2/3 मेंबर वाला क्लॉज है ना, वो ये ऑफ दी पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली या इन द लोकसभा या इन द राज्यसभा, ये वहां की बात हो रही है। तो 15 इलेक्ट हुए थे, इन 15 का 2/3 कितना हुआ, 10 एमएलए हुए। इन्होंने जाके क्या करा, बीजेपी ज्वाइन कर ली। सो देयर इज अ नो केस ऑफ डिफेक्शन। इस केस में डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस गोवा में जो सरकार थी वो गिरी नहीं थी, क्योंकि डिफेक्शन तो हुआ ही नहीं था। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2/3 वाला क्लॉज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दूसरा एक्सेप्शन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेके। इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस voluntarily gives up the membership of his party or rejoins it after he ceases to hold his office, तो in that case also disqualification नहीं माना जाएगा। So these are the two exceptions to the disqualification under anti-defection law. I hope this is clear. Now, who is the deciding authority on any question arising out of disqualification by defection? Now, if there is any question with respect to disqualification by defection, that is to be decided by the presiding officer of that house. जो भी presiding officer होंगे हाउस के, उनके पास deciding authority होगी and उनका decision shall be final. The decision of presiding officer shall be final. This is mentioned in para 6 of 10th schedule. Now para 7 में एक बहुत ही बड़ी बात लिख दी थी हमारे जो लेजिस्लेटर थे उन्होंने, जब ये एक्ट पास हुआ था, that the decision of presiding officer cannot be questioned in a court of law. Which means there cannot be any judicial review of the final decision of the presiding officer, जो कि हम सब जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। हम सबने पढ़ा था केशवरन भारती में, और उसके बाद कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर की का यहाँ पे वायलेशन हो रहा था। सो ये वाला चीज जो था ये पैरा 7 में मेंशन इन्होंने कर दिया था, बट ऑफ कोर्स ये इसको हटना ही था, ठीक है। अब ये हटा कैसे, देखो नागालैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। नागालैंड के स्पीकर ने कुछ एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। नागालैंड के साथ साथ तो फिर इन एमएलए ने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी कि दैट द डिसीजन ऑफ दिस स्पीकर ऑफ दिस हाउस इज मैलाफाइड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑन द ग्राउंड कि ये जो उनका डिसीजन है ये मैलाफाइड है। इसके बेसिस पे एक पिटीशन फाइल हुई। देन ऑल्सो इसके अलावा मणिपुर में, मिजोरम में ऐसे छोटे छोटे एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के केस चल रहे थे, और इन सभी ने यहाँ के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में पिटीशंस फाइल कर रखी थी। इन सभी हाई कोर्ट्स के पिटीशंस को मिला के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई, जिस पिटीशन को हम बोलते हैं किहोतो होलोहन वर्सेस जशीलू। किहोतो होलोहन वर्सेस जशीलू। किहोतो होलोहन आप सबने, अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो इनकी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर डेथ हुई है। सो किहोतो होलोहन वर्सेस जशीलू केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है विद रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडिया। सो किहोतो होलोहन वर्सेस जशीलू केस क्या था, इसमें 3 सवाल उठे थे। जो पिटिशनर थे उन्होंने 3 सवाल करे। पहला सवाल ये करा कि द 10th शेड्यूल is unconstitutional. The first question is regarding the unconstitutionality of the 10th शेड्यूल। उन्होंने बोला कि ये पूरा का पूरा शेड्यूल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा सवाल उठा था पैरा 6 के लिए, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो बात लिखी हुई है दैट द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी फाइनल, ये बात अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और तीसरी बात इन्होंने ये बोली, पैरा 7 में जो जुडिशियल रिव्यू की बात मना कर दी गई है, ये तो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भाई। तो 3 सवाल उठे थे किहोतो होलोहन वर्सेस जशीलू केस में पिटिशनर की तरफ से।
तो जजमेंट आया इसका इन द ईयर 1992 और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई दिक्कत नहीं है, 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बना रहना चाहिए। पैरा 6 के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक बहुत ही पाइवटल रोल होता है इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो उनका जो एक डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। लेकिन पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिंस दिस पैरा 7 ये क्या करता है, इट curtails the jurisdiction of the Supreme Court and High Court, and it also violates the basic structure of the Constitution because judicial review is the basic structure. So that's why para 7 is unconstitutional, and from now on any decision of presiding officer can be questioned in a court of law on the grounds of malified decisions. ठीक है, कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन जो है वो गलत है, मैलाफाइड है, इनके बेसिस पे जाके जुडिशियल रिव्यू उनके डिसीजन का किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की सिचुएशन क्या है कि जो फाइनल डिसीजन की अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, स्पीकर के पास, बट दैट डिसीजन इज सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू। सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर नाउ। देयर आर सर्टेन रूल मेकिंग पावर्स एंड अगेन द रूल मेकिंग पावर्स आर वेस्टेड with the presiding officers. The provision of the 10th schedule are given effect under the rules made by the presiding officer. All such rules must be placed before House for 30 days, and it is the duty of the House that it will approve, modify or disapprove the rules. ठीक है, हाउस की मर्जी है कि वो उन रूल्स को अप्रूव करेगा, उसमें कुछ चेंजेस करेगा या फिर उसको डिसअप्रूव कर देगा। ठीक है, सो रूल मेकिंग पावर अगेन इज वेस्टेड विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बट इट इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द हाउस। नाउ एक अमेंडमेंट हुई थी इन द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में, या फिर यूं कहें 10th शेड्यूल में एक अमेंडमेंट हुई थी इन द ईयर 2003 विच इज 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें जोड़ी गई थी। पहला, अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर who is disqualified on the grounds of defection shall also be disqualified to be appointed as minister. Of course, if a person is not a member of any house, then yes, he could be the minister, but for a certain period time, हम सबने ये पढ़ा था 6 महीने के लिए रह सकता है, बट उसको फिर अगेन किसी ना किसी मेंबरशिप को किसी ना किसी तरीके से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बट इन द केस ऑफ डिफेक्शन, in the case of disqualification on the grounds of defection, the member shall also be disqualified to be appointed as minister. उनको minister नहीं बनाया जा सकता। Number 2, a member who is disqualified shall also be disqualified from holding any remunerative political post. ऐसा नहीं है कि उनको किसी कमेटी का मेंबर बना दिया या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चेयरमैन बना दिया, किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट या किसी अपनी पार्टी का उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया, किसी भी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट का वो होल्डर नहीं हो सकता। और तीसरा, प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी हैज बीन डिलीटेड। यानी कि इससे पहले एक प्रोविजन और था कि अगर मान लो कि किसी पार्टी में 90 मेंबर्स हैं, किसी पार्टी के 90 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं जिसके 1/3, यानी कि अगर 30 मेंबर्स दूसरी पार्टी में चले जाएं तो इन दैट केस डिफेक्शन नहीं लगता था, पहले ऐसा होता था, बट ये वाला प्रोविजन डिलीट कर दिया गया बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ऑलराइट, so guys, this was the anti-defection law. I hope the complete anti-defection law, all the provisions, all the exceptions are clear. I hope अब कोई confusion नहीं होनी चाहिए। जो मर्जर वाला पॉइंट था उसमें 2/3 वाला क्लॉज हमेशा याद रखना, वरना कंफ्यूजन होती रहेगी, क्योंकि हमारे आसपास आप देख रहे हो डिफेक्शन चलता ही रहता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑन सैटरडे। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।